स्क्वायर बटे 4 कितना हो जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर। तो तुम्हारा पहला पद बन गया होल स्क्वायर। लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज्यादा आसान है, ठीक है। इसमें होल स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, यहां तक तो तुम्हारा बन गया होल स्क्वायर का सूत्र। अब आगे बराबर 0, ठीक है। पहला पद होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। दूसरे पद में क्या चाहिए, दूसरे पद में चाहिए माइनस के 2ab, ठीक है। x का मान कितना है, में कोई वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं होगा। ध्यान से, मैंने ये नहीं बोला कि कोई मूल अस्तित्व में नहीं होगा, मैंने बोला है कोई वास्तविक मूल। हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम बेहतरीन होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के, कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई। आई होप तुम लोगों की बोर्ड्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो भैया करनी शुरू कर दो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, है ना। नहीं तो फिर वो वाला काम हो जाएगा कि तब पछताए क्या होत कि जब चिड़िया चुग गई खेत। सीधी सी बात है, अभी पढ़ाई कर लोगे तो फायदा रहेगा, वरना लास्ट मंथ में बैठ के सोचते रहोगे कि कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है। क्यों, अगर और पढ़ाई करने का ऑप्शन कहां है भाई, पढ़ाई करने का ऑप्शन मैं तुम्हें बता रहा हूं, चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए समरी सीरीज चल रही है, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मास्टर 30 सीरीज चल रही है। दोनों सीरीज पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर अवेलेबल हैं, ठीक है। दोनों सीरीज से तुम आराम से क्या कर सकते हो, एक सीरीज से अपना रिवीजन कर सकते हो टॉपिक्स का, और दूसरी सीरीज से तुम हाथों हाथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। द्विघात समीकरण की मास्टर 30 की ऑलरेडी सीरीज आ चुकी है, और इसका समरी सीरीज का पहला लेक्चर आ चुका है। द्विघात समीकरण का पहला लेक्चर आ चुका है, जहां पर हमने बात करी थी द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की हमारी दो विधियों के बारे में वहां पर हमने बात करी थी। कौन कौन सी, एक तो हमारी द्विघाती सूत्र और दूसरा हमारी गुणनखंड विधि। ये दो विधियों के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। आज की क्लास में जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो हमारी एक विधि होगी जो कि बहुत सारे बच्चों के सिलेबस से हटा दी गई है, सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दी है, वो एनसीईआरटी में से उड़ा दी गई है वो विधि जो है, ठीक है, जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। बट स्टिल उस विधि को मैं एक बार समझाऊंगा ताकि जिन बच्चों के सिलेबस में वो है वो बच्चे आराम से उसे कर सके, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि के बारे में बात होगी आज के इस सेशन में, और आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस चैप्टर का है, जिसमें से 110% तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो है तुम्हारा मूलों की प्रकृति। हां जी, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में भी यहां पर बात होने वाली है। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो भाई देखो, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है किस पर, पूर्ण वर्ग विधि, जिससे कि हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, है ना। पूर्ण वर्ग विधि जिससे हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, और मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो भैया दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जिनके सिलेबस में पूर्ण वर्ग विधि है उनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, और जिनके सिलेबस में नहीं है भैया देखो फिर तो वैसा है कि तुम इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो जहां तक ये टॉपिक है वहां तक तुम एक बार चेक कर लेना, और उसके बाद ही सीधा अपनी क्लास को स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर जिनके टॉपिक, जिनके सिलेबस में टॉपिक नहीं है वो लोग आराम से इसे स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने तो कर दिया है, ठीक है। बाकी भैया हाँ, जिनके में है वो देख लेना, मैं 2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा दूंगा पूर्ण वर्ग विधि की, कि पूर्ण वर्ग विधि में कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलो सीधा शुरुआत करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहली चीज, ठीक है। तो हमने द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियों के बारे में जाना था, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और आपका द्विघाती सूत्र, ठीक है। गुणनखंड विधि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पूर्ण वर्ग विधि मैं आज समझाऊंगा, और इसी पूर्ण वर्ग विधि से हमारा द्विघाती सूत्र भी बनता है, या फिर श्रीधराचार्य नियम भी बनता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होने वाला है, लास्ट क्लास में इन दोनों को तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि को भी और द्विघाती सूत्र को भी। तो आज की क्लास में पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा मेरे लाल, आज की क्लास में पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो देखो, द्विघात समीकरण में आपके पास स्क्वायर वाले पद होते हैं, ठीक है, स्क्वायर वाले पद होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पूरी समीकरण को होल स्क्वायर बना रहे। अब होल स्क्वायर कौन से, होल स्क्वायर के तुम्हारे पास दो, मान लो तुम्हारे पास एक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो अब
हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि भैया इस द्विघात समीकरण को या तो मैं बदल दूं इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है कैपिटल A प्लस कैपिटल B का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, ये होता है कैपिटल A स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कैपिटल B स्क्वायर। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा होल स्क्वायर का तरीका क्या होता है, दूसरा होल स्क्वायर का तरीका होता है तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है कैपिटल A स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कैपिटल B स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हारा हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी दी हुई द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि दी गई द्विघात समीकरण को हम इन दोनों में से किसी एक रूप में बदल लें, यानी कि इन दोनों में से किसी एक होल स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग के सूत्र में बदल दें। अब ये होता कैसे है, ठीक है, ये हम करते कैसे हैं, इसी के बारे में हमें आज की क्लास में डिस्कशन करना है। ठीक है, अब देखो सूत्र ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा, वो कंप्लीटली निर्भर करता है, वो टोटली डिपेंड करता है आपका जो सिंगल घात वाला यानी कि एक घात वाला पद होता है उस पर, यानी कि जहां पर खाली x है उस पर। ठीक है, उसका चिन्ह अगर प्लस का है, उसका चिन्ह अगर प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो x वाला पद होता है ना, यही 2ab का काम करता है, ये जो x वाला पद होता है यही 2ab का काम करता है। ठीक है, और आपका जो दूसरा क्या कहते हैं, अगर ये माइनस का है तो 2ab अगर माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सीधा एक क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका क्या पूर्ण वर्ग विधि अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाएगी। तो देखो भाई, द्विघात समीकरण 4x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 को आपको क्या करना है, आपको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया कि यहां पर हम दो सूत्र लगा सकते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें यह भी बोला कि तुम्हारा कौन सा सूत्र लगेगा, या कब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, कब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है तुम्हारे बीच वाले पद पर, ये यानी कि जो सिंगल घात वाला पद है, क्योंकि यही तुम्हारा 2ab की तरह काम करता है, यही तुम्हारा 2ab की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो सिंगल घात वाला पद है, अगर ये प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ये माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पर ये है हमारा प्लस का, तो सीधी सी बात है यहां पर सूत्र लगेगा तुम्हारा कैपिटल A प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है कैपिटल A स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कैपिटल B स्क्वायर। यानी कि अब तुम्हारा सिंगल काम क्या है, अब तुम्हारा सिंगल काम ये है कि तुम्हें इस पूरी समीकरण को उठाकर बदलना है इस रूप में। ठीक है, इस पूरी समीकरण को तुम्हें उठाकर इस रूप में बदलना है, किस रूप में, इस रूप में। ठीक है, इस पूरी समीकरण को उठाकर तुम्हें इस रूप में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे, यही असली टास्क है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए a स्क्वायर, यानी कि आपको क्या करना है, पहले पद को होल स्क्वायर बनाना है, पहले पद को होल स्क्वायर बनाना है। तो भैया पहला पद है तुम्हारा 4x की घात 2, इसे बनाना है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बनाने के दो तरीके होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। पहला क्या, पहला तो ये कि तुम भैया यहां पर 4 है तो एक काम करो, पूरी समीकरण में 4 से गुणा कर दो, तो 4 गुणा 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर गुणा x स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर, सीधी बात है। ठीक है, सीधी बात है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, जो भी x की गुणा में पद दे रखा है उससे भाग कर दो, यानी कि जैसे यहां पर 4 दे रखा है तो 4 से पूरी समीकरण को भाग कर दो, 4x स्क्वायर बटे 4 कितना हो जाएगा, खाली x स्क्वायर, तो तुम्हारा पहला पद बन गया होल स्क्वायर। लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज्यादा आसान है। ठीक है, इसमें तो हमें ना तो किसी से गुणा करनी है ना किसी से भाग करना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है हम डायरेक्ट 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 की घात 2 गुणा x की घात 2 कितना हो गया, 2x की घात 2। ठीक है, 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0।
ठीक है, तो अपने पास आ गया क्या, सबसे पहले अपने पास आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो गया, 2x का होल स्क्वायर, यानी कि ए का मान कितना है, ए का मान है 2x। मैं यहीं पर सारी चीजें लिखता हुआ चलता हूं। ए का मान है 2x, ठीक है, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर। अब हमें बनाना है 2 गुणा ए गुणा बी, 2 गुणा ए गुणा बी, ठीक है, 2 गुणा ए गुणा बी बनाना है, ठीक है। तो देखो ए है हमारा कितना, 2x, तो x तो है हमारे पास पहले से, यहां पर 2 नहीं है, तो 2 गुणा ए गुणा बी बनाना है सबसे पहले। तो देखो भाई, अपने पास है 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर हमें क्या चाहिए, 2 गुणा ए गुणा बी, तो 2 तो है नहीं यहां पे, तो 2 हम अपने पास से लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये तो आ गया पहले वाला 2, ये आ गया तुम्हारा पहले वाला 2, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए, उसके बाद तुम्हें चाहिए ए का मान कितना है, 2x, ए का मान कितना है, 2x, ठीक है। तो यहां पर अब 2x के लिए भी 2 नहीं है, यहां पर अब 2x के लिए भी 2 नहीं है, तो तुम क्या करोगे, एक और 2 लाने के लिए 2 से गुणा करोगे और 2 से भाग कर दोगे, ठीक है। गुणा 3x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा ये वाला 2 और x को साथ में ले लो, गुणा 2x और गुणा बचा कितना, 3 बटे में 2 गुणा 4, सॉरी 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4। हाँ जी, क्लियर हो गया। क्या किया मैंने, मुझे यहां पर बनाना था 2ab, ठीक है, तो यहां पर 2 था नहीं, तो मैंने सबसे पहले 2 लाने के लिए 2 से ऊपर और नीचे क्या कर दी, गुणा और भाग कर दिया, ठीक है, 2 से गुणा और भाग कर दिया, तो सबसे पहला 2 आ गया मेरे पास। अब मुझे उसके आगे चाहिए था ए का मान है 2x, अब x तो मेरे पास था, लेकिन a के लिए जो 2 है वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या करा, मैंने फिर से 2 से गुणा और भाग कर दी, ठीक है, गुणा में 3x को ऐसे ही छोड़ दिया। अब हमारे पास आ गया सबसे पहले 2, फिर हमें a बनाने के लिए 2 और x को एक साथ रखना था, तो 2 और x को एक साथ रख लिया, बचा क्या, केवल 3 और बटे में 2 गुणा 2 यानी कि 4, ठीक है, तो 3 बटे 4, ठीक है। अब आगे अपने पास क्या है, अपने पास है +5, तो तुम्हारे पास क्या रेडी हो गया, तुम्हारे पास रेडी हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 2x और b कितना है, 3 बटे 4। हाँ जी, तो जब तुम 2ab को रेडी कर लोगे, जब तुम 2ab को रेडी कर लोगे, तब तुम्हें मिलेगा तुम्हारे b का मान। b का मान कितना है, b का मान है 3 बटे 4, और तुम्हें इस सूत्र को पूरा करने के लिए बी स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें इस सूत्र को पूरा करने के लिए बी स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, तो यानी कि तुम्हें 3 बटे 4 के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अब 3 बटे 4 का स्क्वायर तो यहां पर कहीं है नहीं, तो अब क्या करें सर, अब जब 3 बटे 4 का स्क्वायर कहीं है नहीं, तो क्वेश्चन अपने आप से तो बना नहीं देगा कि भैया उसने बैठे बैठे उगा दिया, कह दिया बन जा पेड़ हरियाली हरियाली, और उनने उगा दिया एकदम से, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास से, क्योंकि हमें बी स्क्वायर चाहिए, 3 बटे 4 का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम बी स्क्वायर को जोड़ेंगे और बी स्क्वायर को घटाएंगे, यानी कि 3 बटे 4 के स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर। सिंपल। देखो भाई क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x गुणा 3 बटे 4 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर तुमने जोड़ दिया और 3 बटे 4 का होल स्क्वायर तुमने घटा दिया, ठीक है, +5 बराबर 0। हाँ जी, अब देखो ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, सूत्र बन गया डायरेक्ट किसका, ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये पूरा का पूरा, बस हो गया तुम्हारा काम, यही तो करना था। ये बन गया तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि तुम्हारा 2x जो कि है a प्लस b कितना है, b है तुम्हारा 3/4, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, माइनस यहां तक तो तुम्हारा बन गया होल स्क्वायर का सूत्र। अब आगे माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ये उठकर इधर चला जाएगा तो अपने पास आ गया कितना, 2x प्लस 3/4, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 9/16 हो जाएगा कितना, 9/16 प्लस के, और 5 इधर जाकर माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो इसे हल कर लो, इसे इससे आगे हल कर लो तो अपने पास कितना आएगा, देखो भाई ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 16 पंजे 80 बटे में 16। ठीक है, 16 पंजे 80 बटे में 16। ठीक है, अपने पास कितना आएगा, अपने पास आ गया 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 9 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 80 कितना हो गया, 9 माइनस 80 हो जाएगा हमारा कितना, माइनस के 71 बटे में 16। ठीक है, अब देखो भैया ध्यान से एक चीज देख लो, अब यहां पर तुम जब स्क्वायर को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, और 2x प्लस 3/4 बराबर आएगा तुम्हारे पास कितना, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के 71/16 के बराबर, जो कि भाई साहब वैलिड नहीं है, जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या आ जाती है तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती। ठीक है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती। तो यहीं से तुम्हें एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, यहीं से मैं तुम्हें एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि जब भी तुम पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो दो केस बनेंगे। क्या, या तो तुम्हारे पास द्विघात समीकरण का मूल डायरेक्टली निकल कर आ जाएगा, तुम इससे आगे से सॉल्व करोगे और यहां से x का मान निकाल लोगे। ठीक है, या तो मूल निकल कर आ जाएगा, या फिर तुम्हारे पास क्या केस बनेगा, ये वाला केस, जहां पर तुम्हारा स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाएगी। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली संख्याओं के बारे में अभी तुमने पढ़ा नहीं है, ये वास्तविक नहीं होती। ठीक है, इनके बारे में हमने अभी चर्चा नहीं करी है और हम इनके बारे में बात अभी करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो सीधा सा केस क्या बनता है, जब आपका स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो अतः समीकरण के वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है। सीधी बात, नहीं है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा केस कैसे बनेगा उस पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, बट अभी के हिसाब से ये जो पार्ट है वो हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, कि भैया हमारा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई तो हम सीधा सीधा ये बोल देंगे कि भैया जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे। लेकिन तरीका तुम्हारा पूरा का पूरा यही रहने वाला है। सबसे पहले तुम पहले वाले पद को होल स्क्वायर बनाओगे, उसके बाद बीच वाला पद अगर प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर ये माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो सब फिर बीच वाले पद में सबसे पहले 2 ढूंढोगे, नहीं है तो अपनी तरफ से ऊपर नीचे गुणा भाग करके लगाओगे, फिर a बनाओगे जो भी तुम्हारा a वाला पद है, जैसे कि यहां पर 2x बनाने के लिए मैंने 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करिए, फिर मेरा 2x बना। ठीक है, जैसे ही 2ab हमें मिल जाएगा, जो भी बचा वो b हो जाएगा। जैसे ही हमें b मिल जाएगा हम क्या करेंगे, b स्क्वायर को जोड़ देंगे और b स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है,
फिर हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। फिर हम उसे दूसरे पद, बाकी के बचे हुए पदों को हल करेंगे और देखेंगे कि कहीं हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की संख्या तो नहीं आ रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि समीकरण के वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है। सीधा पॉइंट हमारा ये बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई? यहां पर क्लियर हो गई ये बात हमारे पास? यहां पर जल्दी से बताओ, क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अब आ जाते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार जरा इसे भी चेक कर ले। ठीक है, हाँ जी, तो इसे भी चेक कर ले। अब एक बार इसे भी हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो 5x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो अब जब इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है तो तरीका तो वही रहेगा। सबसे पहले पहले वाले पद को होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, यहां पर बीच वाले पद का चिन्ह कैसा है? माइनस का है, तो सीधी सी बात है, यहां पर कौन सा सूत्र बनेगा? यहां पर बनेगा तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर इसे ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा सबसे पहले 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले वाले पद को होल स्क्वायर बनाना है। अब मैंने तुम्हें इसके दो तरीके बताए थे। ठीक है, या तो पूरी समीकरण को 5 से भाग कर दो। 5 से भाग करोगे तो क्या होगा? देखो भाई, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर बटे 5 माइनस 6x बटे 5 माइनस 2 बटे 5 बराबर 0 बटे 5। तो 5 से 5 कट गया, अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 6 बटे 5 एक्स माइनस 2 बटे 5 बराबर 0। ठीक है, पहला पद होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, दूसरे पद में क्या चाहिए? दूसरे पद में चाहिए माइनस के 2ab। ठीक है, x का मान कितना है? सॉरी, a का मान कितना है? खाली x है। x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो a का मान कितना है? खाली x है। तो अपने पास कितना आ जाएगा? अब देखो, ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2। तो हमें 2 चाहिए। अब तुम कहोगे सर यहां तो 2 है नहीं। अबे क्यों नहीं है? तुम 6 को 2 इंटू 3 नहीं लिख सकते हो? लिख दो 6 को 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 2 ए की वैल्यू कितनी है? एक्स। एक्स हमारे पास पहले से ही है, पहले से लिया इंटू बी कितना है? बचा कितना? बस बचा अपने पास 3/5। हाँ जी, माइनस 2/5। ये लो, हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा सॉल्व। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये जो भी है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? b की वैल्यू हो गई 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर दो, b स्क्वायर ऐड कर दो और b स्क्वायर घटा दो। 3/5 का स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर क्या बनेगा भाई? जोड़ने और घटाने पर ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2 गुणा एक्स गुणा 3/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर माइनस 2/5 बराबर 0। छुट्टी। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? देखो भाई, ये कितना बन गया? ये तो बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, यानी कि x माइनस a की जगह पर है x और b की जगह पर है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है? माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 2/5 बराबर 0। दोनों को उठाकर इधर ले जाओ, तुम्हारे पास आ गया x माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9/25 इधर जाकर प्लस का हो गया और 2/5 भी इधर जाकर प्लस का हो गया। ठीक है, तो अपने पास आ गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 25। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना? 9 प्लस 5 दूनी 10। ठीक, तो 19/25 आ गया। रूट इधर, स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x माइनस 3/5 बराबर कितना आ गया? स्क्वायर रूट के अंदर
19/25। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो 25 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा हमारा, अपने पास कितना आ गया? अपने पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -3/5। इधर जाकर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास x -3/5 बराबर, इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो यहां पर प्लस माइनस लग जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालते ही चीजों को प्लस माइनस लग जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +-√19/25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो 5 आ गया। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। b² - 4ac, तो 36 माइनस 4ac यानी कि 4 गुणा 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और 4 40। एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ यार। और ए सी 36 माइनस 36 प्लस 4, 5 दूनी 10, 40, 76 2a। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा कितना? अपने पास यहां से देखो सीधा सीधा क्या निकल कर आ गया, यहां से हमारे पास सीधा सीधा निकल कर आ गया कितना? देखो भाई, +-√19/5। ठीक है, -3/5 को इधर ले जाओ, x का मान हो गया कितना? ये 3/5 इधर जाकर प्लस हो गया, +3/5 ±√19/5। ठीक है, तो अब यहां से x के दो मान निकल कर आ जाएंगे। सबसे पहले x बराबर, सॉरी, ये हो गया आपका, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 3/5 +√19/5, यानी कि एलसीएम लिया तो ये हो गया x बराबर /5, 3 + √19। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा x बराबर 3/5 -√19/5। ठीक है, तो यहां से x का मान आ गया, एलसीएम लिया 5 और ऊपर आ गया 3 -√19। ठीक है, तो ये x का दूसरा मान हो गया, द्विघात समीकरण का दूसरा मूल हो गया। तो बेटा ये है तुम्हारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, किसकी सहायता से? पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से। अब देखो, पहला तरीका तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि तुम क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समीकरण को जो x² की गुणा में पद दे रखा है उससे पूरी समीकरण को भाग कर दो। ठीक है, तो भी तुम्हारा पूरा सवाल हल हो जाएगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, जो पद दे रखा है उससे गुणा भी कर सकते हो, जैसे कि x² की गुणा में 5 दे रखा है तो मैं 5 से पूरी समीकरण में गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन गया? ये बन गया 5 गुणा 5, तो 5 का स्क्वायर गुणा x² -5 × 30 x और -5 दूनी 10 बराबर 0। तो ये बन गया कितना? 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, -2ab। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को हम लिख सकते हैं 2 × 15। ठीक है, 2 × 15। अब मुझे क्या चाहिए? a की जगह पर चाहिए 5x, तो मैं 15 को भी क्या लिख सकता हूं? 5 × 3, तो 5 और x को साथ में ले लो, 5x बचा कितना? 3 -10 बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 3 के स्क्वायर को जोड़ देंगे और 3 के स्क्वायर को घटा देंगे। 2 × 5x × 3 + 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर -10 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया? a² - 2ab + b², तो यानी कि a - b का होल स्क्वायर यानी कि 5x - 3 का होल स्क्वायर
-3 करोगे तो कितना हो गया, -3 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो गया -9 -10 बराबर 0। -9 -10 -19 उधर जाकर प्लस हो गया, तो 5x - 3 बराबर कितना हो गया, 5x - 3 हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा +19। ठीक है, स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 5x - 3 बराबर हो गया किसके, +-√19 के। ठीक है, दो मान निकल कर आ जाएंगे यहां से, पहला हो जाएगा 5x - 3 +19 के बराबर, तो यहां से तुम्हारे पास x का मान आएगा 3 + 19/√19/5। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 5x - 30 बराबर -√19 के, जहां से तुम्हारे पास x का मान निकल कर आएगा कितना आपका 3 - √19/5। तो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना है, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे तुम पहले 5 से x स्क्वायर की गुणा में जो पद है उससे भाग करके पहले पद को होल स्क्वायर बनाओ, या फिर x स्क्वायर की गुणा में जो पद है उसकी गुणा करके आप होल स्क्वायर बनाओ, दोनों में से किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों से ही सेम आने वाला है। क्लियर हो गई बात। चलो एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x² + ax + 2 का एक मूल -2 है तो a का मान क्या होगा, बताओ जरा कमेंट में आंसर क्या होगा a का मान, ध्यान से बताओ भाई a का मान क्या होगा। अगर x² + ax + 2 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो a का मान क्या होगा, बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अगर ये इसका मूल है तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब कि अगर मैं इस समीकरण में x की जगह पर -2 रख दूं तो पूरी समीकरण संतुष्ट होगी हमारी। तो देखो भाई क्या बनेगा, ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस a गुणा -2 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया -2 का स्क्वायर 4 -2a प्लस 2 बराबर 0। 4 2 6 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -2a बराबर हो गया -6 के, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6, a का मान आ गया 3। ये लो जी, -2 इस समीकरण का मूल होगा अगर a का मान कितना हो, a का मान हो 3। तो यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो जी बहुत ही बढ़िया, ये को टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब हम चलते हैं सीधा किस पर, हमारे मूलों की प्रकृति पर। तो द्विघात समीकरण के मूल हम जानते हैं, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं भैया, द्विघात समीकरण के हमारे पास ठीक दो मूल होते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0, तो इसके ठीक दो मूल होते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमने ये भी देखा कि हमारे पास मूल निकालने का डायरेक्ट तरीका है x बराबर श्रीधराचार्य सूत्र से -b प्लस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac बटे में 2a, है ना, ये है हमारा डायरेक्ट सूत्र। ठीक है, अब ये डायरेक्ट सूत्र ही बच्चों मूलों की प्रकृति को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये पद हमें दिया हुआ है, कौन सा वाला भाई, हमारा ये वाला पद, स्क्वायर रूट के अंदर जो ये b² - 4ac हमें दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं विवितकर। ठीक है, और ये मूलों की प्रकृति को क्यों प्रभावित करता है भाई, क्योंकि देखो रूट के अंदर अगर कोई प्लस की संख्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो वो हमारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। ठीक है, रूट के अंदर 0 है तो वो भी हमारी वास्तविक संख्या बन जाती है 0, क्योंकि रूट के अंदर 0 0 हो जाता है और वो भी वास्तविक संख्या बन जाती है। लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए, नेगेटिव पूर्णांक आ जाए, ठीक है, तो यहां असली दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो बेटा ये जो रूट के अंदर b² - 4ac है, ठीक है, इसी का मान आपका धनात्मक द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति है उसे निर्धारित करता है। ठीक है, कैसे, अगर b² - 4ac का मान प्लस होगा तो वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, यानी कि समीकरण के मूल वास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, अगर b² - 4ac का मान 0 होगा तो आपका
ये भी 0 हो जाएगा, संख्या तब भी वास्तविक है यानी कि समीकरण के मूल तब भी वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव हो गया तो यानी कि ये वास्तविक संख्या नहीं बचेगी, जिसका मतलब जो पूरे के पूरे मूल होंगे वो भी वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो विवितकर है, ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, यही आपका निर्धारित करता है समीकरण के मूलों की प्रकृति को। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई देखो, आपका जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, तो इसमें आपका विवितकर का ही पूरा का पूरा खेल है, जिसे हम दर्शाते हैं कैपिटल डी से, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, इसका ही पूरा का पूरा खेल है। ठीक है, अब यहां पर 3 केस बनते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तुम जानते हो क्या है, तुम्हारा फॉर्मूला है तुम्हारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास 3 केसेस बनते हैं, जैसे कि मैं एक एक करके तुम्हें बताने जा रहा हूं। सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस है कि अगर तुम्हारे d का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा हो? बड़ा हो 0 से। ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है? 0 से बड़ा होने का मतलब है कि आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ी कौन सी संख्या होती है? 0 से बड़ी प्लस वाली संख्या होती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर प्लस का है तो वो 0 से बड़ा होगा। यानी कि अगर रूट के अंदर आपके पास अब क्या आ रहा है? पॉजिटिव संख्या आ रही है। तो रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या आ रही है तो हमें क्या दिक्कत है? वो तो ठीक है हमारे लिए। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव संख्या आ रही है तो वो तो ठीक है हमारे लिए। तो हमारा इस केस में समीकरण के जो मूल बनते हैं वो होते हैं, सबसे पहले x बराबर माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ भी हो सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है ये। ठीक है, या फिर कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या बोल लो। ठीक है, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या होगी, जो भी होगा वास्तविक संख्या होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है 0 से। ठीक है, तो एक तो बन गया माइनस बी प्लस बी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? यहां पर 2a आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा आपका x बराबर माइनस बी प्लस तो ले लिया, अब क्या आएगा? माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो जब आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा 0 से, तो सिंपल सी बात है, आपके पास समीकरण के 2 मूल आएंगे। समीकरण के 2 मूल आएंगे और रूट के अंदर कैसी संख्या है? 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव संख्या यानी कि वास्तविक होंगे। तो भैया कहने का मतलब है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तब समीकरण के 2 वास्तविक और अलग अलग मूल होंगे। समीकरण के 2 वास्तविक और अलग अलग मूल होंगे। ठीक है, यह है पहला केस। दूसरा केस, अगर तुम्हारा d जो है यानी कि जो विवितकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कर दिया जाए इसे 0 के, अभी तो 0 से बड़ा था, अब 0 के बराबर कर दिया गया, उस केस में क्या होगा? उस केस में तुम्हारा x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि है 0 बटे में 2a। यानी कि ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 का मान भी हो गया 0 बटे में 2a। तो यहां से तुम्हारे पास x के 2 मान आएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस 0 बटे में 2a, जिसका मान हो गया x बराबर माइनस बी बटे 2a। और दूसरा प्लस ले लिया, अब माइनस ले लो, x बराबर माइनस बी माइनस 0 बटे 2a। यहां से भी x का मान कितना निकल कर आएगा? यहां से भी x का मान निकल कर आएगा तुम्हारा माइनस बी बटे 2a। तो भैया देखो,
रूट के अंदर 0 आ रहा है, तो रूट के अंदर 0 मतलब 0 यानी कि वास्तविक संख्या बन रही है, तो हमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, बस क्या चीज देखने को मिली यहां पर हमें यह चीज देखने को मिली कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा तो समीकरण के जो दो मूल निकल कर आएंगे ना, वो दोनों के दोनों वास्तविक तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कैसे होंगे, उसके साथ साथ अगर तुम ध्यान दो तो दोनों के दोनों मूल कैसे हैं, बिल्कुल समान भी हैं। दोनों के दोनों मूल कैसे हैं, बिल्कुल समान भी हैं। तो हां जी, आपके समीकरण के मूल वास्तविक होने के साथ साथ कैसे हो जाएंगे, यहां पर इस केस में समीकरण के मूल वास्तविक होने के साथ साथ समान भी हो जाएंगे। कब, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए। ठीक है, 0 से बड़ा होगा तो आपके समीकरण के मूल कैसे होंगे, आपके समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, दो वास्तविक और अलग अलग मूल हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं समीकरण, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 ही हो जाए, ठीक है, तो उस केस में समीकरण के दो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। और तीसरा और आखिरी केस कि अगर आपके समीकरण के मूल जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी कि जो आपका विवितकर है, वो क्या बन जाए, वो बन जाए लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब, लेस देन 0 मतलब, लेस देन 0 मतलब आपका माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। कहने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका लेस देन 0 हो गया है। लेस देन 0 मतलब ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव। तो रूट के अंदर नेगेटिव अभी हमें नहीं पता है, ये क्या है भैया, ये हमारे लिए अभी एक्सेप्टेड नहीं है, ये हमारे लिए अभी एक्सेप्टेड नहीं है। जब आप इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्याएं पढ़ोगे, सम्मिश्र संख्याएं पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, तब जाकर तुम्हें ये चीजें समझ में आएंगी जो कि 11th 12th में है। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए ये चीजें नहीं है। तो यानी कि जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो गया, तुरंत समझ जाओ कि इस केस में आपका जो रूट के अंदर संख्या आ गई माइनस की, तो ये जो है ये वास्तविक मूल नहीं बचेगा। तो आप सीधा सीधा लिखोगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारे पास तीन केस बन गए। अगर मैं तीनों केसेस को एक साथ समराइज करूं तो पहला केस कि तुम्हारा अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो क्या होगा, दो वास्तविक व भिन्न यानी कि अलग अलग मूल होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गई, तब भी आपके पास दो वास्तविक मूल तो होंगे, लेकिन वो अलग अलग नहीं होंगे। दो वास्तविक व समान मूल होंगे। और लास्ट में अगर आपका तीसरा केस कि अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं होगा। ध्यान से, मैंने ये नहीं बोला कि कोई मूल अस्तित्व में नहीं होगा, मैंने बोला है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, मूल तो होंगे लेकिन वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर।
तो ये तीन प्रकृति हैं बच्चों हमारे द्विघात समीकरण के मूलों की, जो कि पूरी विविधकर पर निर्भर करती हैं। तो आई होप तुम्हें तीनों की तीनों अच्छे से समझ में आ गई होंगी और किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, क्लियर है सबको ये? चलो अब हम चलते हैं सीधा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के लिए। जैसे ही क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति की भी ज्ञात कीजिए। तो भैया समीकरण दे दिया, क्या है? 2x² - 4x + 3 = 0। तो देखो आपको विविधकर निकालने के लिए क्या चाहिए? ए बी सी, क्योंकि विविधकर का सूत्र है b² - 4ac, तो ए बी सी का मान तो चाहिए ही चाहिए होगा हर हालत में। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे सीधा सीधा किससे? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले तुलना करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर x का गुणांक x² का गुणांक है 2, तो a का मान हो गया 2। यहाँ पर x का गुणांक है b, यहाँ हमारे x का गुणांक क्या है? गुणांक हमेशा ध्यान रखना चिन्ह के साथ लिए जाएंगे, तो -4 और c हमारा अचर पद है जो कि हो गया 3। ठीक है, तो अपने पास कितना निकल कर आ जाएगा? अपने पास निकल कर आ गया सीधा सीधा कितना? अपने पास निकल कर आ गया सीधा सीधा, अब विविध कर निकाल दो, d = b² - 4ac। तो कितना हो जाएगा भाई? b² का मान कितना हो गया? -4 का स्क्वायर -4ac, यानी कि 4 गुणा a का मान हो गया 2, c का मान हो गया 3। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -4 दूनी 8 तिया 24, और 16 - 24 कितना हो जाएगा? 16 - 24 हो गया -8। अब देखो भैया d का मान आ रहा है -8, तो पहली चीज तो हमें यह पता लग गई कि विविधकर आ रहा है -8। ठीक है, अब d का मान -8 है जो कि 0 से छोटा है, तो अगर d का मान 0 से छोटा है इसके मतलब क्या होगा? समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। चलो जी, क्लियर है? इजी क्वेश्चन था ये, तो समझ में आ गया सबको? किसी बच्चे को यहां पर कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़े आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलो जी, देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो हमें मूल दे रखे हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण दे रखी है, हमें क्या करना है? इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सीधा इसकी तुलना करो ax² + bx + c से। ठीक है, तो a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 5। ठीक है, b² - 4ac, सीधा जल्दी करेंगे थोड़ा, d = b² - 4ac। ठीक है, तो कितना आएगा? ये हो जाएगा b² -3 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 5 4ac। कितना आएगा भाई? d का मान आ गया हमारे पास निकल कर, d = -3 का स्क्वायर हो गया 9, -5 दूनी 10 40। तो हमारे पास कितना आ गया? d बराबर आ गया हमारा -31। ये लो भाई, क्या है? <0 है, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, खत्म किस्सा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सीधा, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दो बराबर मूल हो। बराबर मूल कब होते हैं? जब आपका b² - 4ac 0 के बराबर हो। ठीक है, तो बस सीधा b² - 4ac को उठाकर 0 के बराबर कर दो। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? समीकरण को हल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा kx की गुणा x में करेंगे तो kx² माइनस kx की गुणा -2 में करेंगे तो -2kx + 6 = 0। तो इस समीकरण की तुलना कर दो किससे? ax² + bx + c = 0 से।
तो तुम्हें a का मान मिल जाएगा k, ठीक है, b का मान मिल जाएगा -2k और c का मान मिल गया 6, ठीक है। अब आप जानते हो आपका सूत्र क्या होता है, अगर आपके दो मूल बराबर है तो सीधी सी बात है d बराबर होगा आपका b² - 4ac, दो मूल बराबर होंगे तो b² - 4ac बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, k b² का मान है -2 का स्क्वायर -4 गुणा a यानी कि k गुणा 6 बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4k², ठीक है। और यहां से हमारे पास आ गया -4 × 24 k बराबर 0। दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है, 4k को कॉमन ले लो, अंदर बचा हमारे पास कितना k कि 4k² में से 4k कॉमन लिया, k बचा -k, 24k में से 4k कॉमन लिया तो ये बचा हमारे पास 6 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास k के दो मान निकल कर आ जाएंगे, पहला 4k बराबर 0, तो k का मान आ गया 0/4 यानी कि k का मान हो गया 0। तो अब देखो k का मान हम 0 कंसीडर कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने k का मान 0 कंसीडर कर लिया तो जो मेरी समीकरण है उसका पहला पद बन जाएगा 0, क्योंकि 0 गुणा x² पहला पद बन गया 0, और पहला पद हम कभी भी 0 नहीं लेते, हमें पता है कि हमारी ax² + bx + c बराबर 0 में जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो k का मान आप 0 तो नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, k -6 बराबर 0, तो यहां से k का मान आ गया -6 इधर जाकर हो गया प्लस, तो k का मान आ गया +6, तो क्या आ गया आपका +6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत दुख दर्द परेशानी तो बताओ, क्लियर है भाई सबको ये, चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखो अब चलते हैं हम सीधा आगे और बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो पहले तो हमें यह चेक करना है कि पहले तो हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या उसके मूल अस्तित्व में है भी, और अगर हाँ, अगर मूल अस्तित्व में है तो यानी कि बगिया बनानी संभव है, फिर हम मूल ज्ञात कर लेंगे यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। और अगर मूल अस्तित्व में नहीं है यानी कि बगिया बनानी संभव नहीं है तो हम फिर क्वेश्चन को वहीं पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो देखो भाई हम बोलेंगे हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। हमने माना, हमें बोला है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मैंने मान लिया, माना जो चौड़ाई है वो x है, चौड़ाई x है, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की दुगनी, यानी कि चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई है x, उसकी दुगनी हो गई 2x, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 800 मीटर है, क्षेत्रफल है 800 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है भैया इसका, आयत का, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है इसलिए आयत ही होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। यानी कि आपका x गुणा 2x बराबर हो गया 800 मीटर के, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 2 गुणा x² बराबर हो गया 800 मीटर के। इसमें तो विविध कर भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया, x² बराबर आ गया 400, ठीक है। तो यहां से आपके पास x के दो मान निकल कर आ जाएंगे, √400, तो x के दो मान आ गए ±20, ठीक है। तो भैया देखो x बराबर -20 तो ले नहीं सकते, x बराबर -20 तो ले नहीं सकते, क्यों, ये तो कंसीडर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती, तो बचा क्या, लंबाई, कितना, x बराबर 20, तो x बराबर 20 ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई का मान होगा 20 मीटर और लंबाई होगी चौड़ाई की दोगुनी यानी कि 40 मीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल लो, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 240 गुणा 20 कितना हो गया, 4 दूनी 8 यानी कि 800, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया सबको, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया सबको, यहां किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, आ गया समझ में। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर ax² + bx + c बराबर 0 में b² - 4ac बड़ा हो 0 से, तब समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो अब तो यार ये पता चल गया है, b² - 4ac बड़ा है 0 से यानी कि रूट के अंदर प्लस की संख्या आएगी, यानी कि सीधी सी बात है आपके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और
असमान होंगे। सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो मान लो एक मित्र की आयु आपकी x है। ठीक है, पहले मित्र की आयु बराबर है x। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? देखो, दोनों का योग की आयु, दोनों का योग 20 है। ठीक है, 20 में से एक तो कुछ तो चली गई x में, बची कितनी? 20 माइनस एक्स। तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स होगी। ऐसे समझ लो, पहले मित्र की आयु x है, दूसरे की y है, दोनों का योग कितना हो गया? x प्लस वाई बराबर 20। ठीक है, ठीक है, तो ये x इधर चला गया, y का मान कितना आ गया? 20 माइनस एक्स। तो यानी कि पहले मित्र की आयु अगर x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स होगी। तो ये चीज मैंने यहां पर डायरेक्टली लिख दी है। ठीक है, क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम हमारे मास्टर 30 में कर चुके हैं। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व में क्या करेंगे? इनकी आयु के 4 वर्ष पहले चले जाएंगे। तो पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई? 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष पूर्व। अभी वो x साल का है, 4 वर्ष पहले वो x माइनस 4 साल का होगा। ठीक है, और दूसरे मित्र की आयु ये हो जाएगी, अभी वो 20 माइनस एक्स साल का है, तो इसमें से माइनस 4 और घटा दो, तो यानी कि 20 माइनस 4 हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स साल का हो गया ये भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इन दोनों का गुणनफल कितना है? 48 है। ठीक है, तो यानी कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स जो है ये 48 के बराबर है। ठीक है, तो 16x, x की गुणा माइनस एक्स में करी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 16 माइनस 4 की गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौके 64। ठीक है, और माइनस 4x की गुणा हम करेंगे इसमें तो ये आ गया प्लस के 4x बराबर आ गया 48 के। ठीक है, तो 16x और 4x हो गया कितना? 20x। इधर उठाकर माइनस के हो जाएंगे तो अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया। ठीक है, प्लस का 20x माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया माइनस का 64 इधर जाकर प्लस का 64। ठीक है, प्लस 48 बराबर 0। ठीक है, तो अपने पास समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x और 64 और 48, तो 60 और 40 हो गया अपने पास कितना? 100, और ये हो जाएगा 112 प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या कर लो? सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो कितना होगा? डी की वैल्यू, बी का मान है माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, गुणा सी यानी कि 112। तो ये हो गया डी बराबर 400 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे 400 माइनस 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये होगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448। तो भैया डी का मान आ रहा है माइनस के 48, जो कि आपका लेस देन 0 है। इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि स्थिति संभव है ही नहीं। स्थिति संभव नहीं है, खत्म क्वेश्चन। ये लो जी, संभव होती तो आगे इस समीकरण को हल करके इसके मूल निकाल लेते, लेकिन स्थिति संभव है ये ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन की तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है। आज की क्लास समरी सीरीज की मेरी तरफ से यहीं पर कंप्लीट हो जाती है, जहां पर हमने पूर्ण वर्ग विधि और आपका द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मास्टर 30 से तुम देख सकते हो, मास्टर 30 सीरीज चल रही है, वहां से तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हर लेक्चर में 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जल्द ही समांतर श्रेणी का मास्टर 30 का लेक्चर आने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहना। मैं मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, टाटा और बाय बाय। गलत साइड, टाटा और बाय बाय।